our paper is of 3 hours, and most of the students normally complete this within 2.5 hours. But still, if you see their scores, they are never 100 on 100. Why? अगर उनको सब कुछ आता था तो why the marks were cut? Because we have not managed the time and we have not revised. Whereas there are people, there are children जिनको 3 घंटा भी कम लगता है. तो what is the difference? तो now if we come to the question pattern of our exam, हम लोग अभी इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो we are only talking about English. We have reading, we have writing, and we have literature. And there are 2 एरियाज़ जहाँ बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं. एक आपके जो RTCs में क्वेश्चंस होते हैं, स्पेसिफिकली द वन जहाँ आपके मीनिंग्स देखने हो या जहाँ आपके ऑप्शन ज़्यादा हों. एंड सेकेंडली इन द रीडिंग सेक्शन. तो लेट अस नाउ कम की राइटिंग. अब राइटिंग में हमारे पास नॉर्मली वी हैव नोटिस, वी हैव इन्विटेशन एंड रिप्लाइज, वी हैव लेटर्स, we have article, and we have or report. तो हमारे पास 1 2 3 4 क्वेश्चंस होते हैं, राइट. एंड आई बिलीव कि इन चारों को हम लोग जो है 45 मिनट्स में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं. 45 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि नोटिस ऑलरेडी थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू जस्ट फ्रेम इट इनटू अ प्रॉपर बॉक्स. इन्विटेशन, इफ़ वी आर अवेयर अबाउट द फॉर्मेट एंड वेदर इट इज़ अ फॉर्मल और इनफॉर्मल, आप कर सकते हो. लेटर कर सकते हैं, आर्टिकल. नाउ 45 मिनट्स हमारे 3 घंटे में से, तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी विल बी हैविंग 15 मिनट्स फॉर रीडिंग. हमारे पास 15 मिनट्स होते हैं रीडिंग टाइम. नाउ दिस रीडिंग टाइम इज़ समटाइम्स मिस इंटरप्रेटेड कि ये रीडिंग स्किल्स का टाइम है, तो नो. रीडिंग इज़ फॉर द एंटायर पेपर. तो हमें क्या करना है, हम इस 15 मिनट को भी डिवाइड कर देते हैं. वी डिवाइड इट इनटू 7 and 4 + 4, या 7 + 3 + 5, 7 + 3 + 5. तो अब हम अपनी घड़ी को अपने सामने रख रहे हैं एंड सबसे पहले 3 मिनट में हम जो है राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन को गो थ्रू कर रहे हैं, सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं. देन 5 मिनट्स फॉर द लिटरेचर सेक्शन. 1 2 3 हमारे पास पैसेजेस होंगे, फिर हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे, फिर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे. उनको हमने गो थ्रू कर लिया. फिर हम आ जाएंगे अपने बचे हुए टाइम पर रीडिंग पर. इन 7 मिनट्स आपको दोनों जो आपके पैसेजेस हैं उनको आपने एक जनरल रीडिंग देना है. यू हैव टू गिव अ जनरल रीडिंग, दैट इज़ अ क्विक रीडिंग. तो आपको आइडिया हो जाएगा व्हेन योर बेल इज रिंगिंग कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव गॉट. एंड इट इज़ अ बेट कि किसी भी बच्चे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस कभी नहीं आते होते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत कम होता है जो हमने किया है वो आया हो. ऐसा नहीं आया नहीं है. आई एम माई सेल्फ दी मैं इसका एविडेंस हूँ. मेरे स्पेसिफिकली आई हैव बीन सो लकी, बट स्टिल वो अनसीन ही होता है. तो हमें रीडिंग में तो हमेशा टाइम लगेगा ही लगेगा. तो हम सबसे पहले ले लेते हैं राइटिंग स्किल्स को, जो हम 45 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं. नाउ कम्स, मतलब 45 इज आई एम टेकिंग अ वेरी, जहाँ बच्चा बहुत सोच रहा है वहाँ पर. नाउ कम्स लिटरेचर पोर्शन. तो लिटरेचर पोर्शन में हमारे पास 1 hour to 1 hour 15 मिनट्स हम ले सकते हैं टू कंप्लीट आवर लिटरेचर पोर्शन. बिकॉज लिटरेचर में भी हमें 2 मार्कर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते होते हैं. हमें ढूंढना होता है आरटीसी वाले में थोड़ा बहुत, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरपोलेटेड होते हैं उनमें थोड़ा सा हमारा दिमाग लगता है. बिकॉज समटाइम्स इट माइट बी अ स्पीच, समटाइम्स इट माइट बी एन आर्टिकल, समटाइम्स इट माइट बी अ डायरी एंट्री. तो वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा करना है.
ठीक है। एंड आई हैव ऑलरेडी इन माय प्रीवियस सेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे। अगर आपको स्टेटमेंट दिया है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट को लिखोगे, फिर अगर आपको लिखा है डू यू थिंक तो येस या नो आंसर लिखोगे, फिर आप उसको जो हो रिलेट करोगे फ्रॉम विद द क्वेश्चन। ये याद रखना आपको। द टाइगर किंग इज अ सटायर ऑन दोज इन पावर, डू यू अग्री? तो येस आई अग्री दैट टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि इज अ सटायर ऑन दोज इन पावर। फिर उसके बाद आप लिखोगे कि द टाइगर किंग मिस यूज हिज पावर फॉर हिज ओन सेल्फिश। उसके बाद आपने जो अपना एलॉबरेट करना वो लिखोगे। एंड इफ इट इज अ क्वेश्चन विच इज सेइंग बोथ द चैप्टर्स, दैट इज both the poem Keeping Quiet and Journey to Antarctica symbolize the depletion that humans are doing to, तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस में भी सेम लिखकर फिर उसको एलॉबरेट करना। तो अगर आपको वो टेक्निक वो स्किल आता है तो 1 hour 15 minutes इज़ मोर देन इनफ। अब आपके पास बच गए पूरे 1 घंटा। अगर आपने 1 घंटे में कर लिया है तो आपके पास 1 घंटा 15 मिनट बच गया, और एल्स है, और ये आपको अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग करना है। नाउ विद दिस रीडिंग स्किल वेयर द स्टूडेंट्स आर फेसिंग लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टी, स्टिल नाउ मुझे यही चीज़ मतलब कि अभी तक यही आया है वापस कि रीडिंग में हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब वो जो 1 घंटा है उसमें 45 मिनट आपको अपने 15 मिनट आपने निकालना है टू रीड बोथ द। तो पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट रीड आप जो हो एक पहले आप रीड कर चुके हो तो आपको मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैसेज पता लग गया होगा, पैसेज किसके बारे में है। तो नाउ अगर आप चाहते हो तो फर्स्ट रीड क्विकली, फिर आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए रीड द क्वेश्चंस। अगर आप इसको इस पैटर्न से करोगे तो आई बेट whether it is CUET, whether it is CAT, MAT, any entrance, you would never fail, you will never score less marks in your reading skills. फिर आप क्वेश्चंस को पढ़ो। अभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हमारे होते हैं जो पर्टिकुलरली एक पैसेज एक पैराग्राफ से होता है। तो इफ़ इट इज़ रिटन कि उस पैराग्राफ से है तो उस पैराग्राफ को जो आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पैसेज है तो उस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ो उसमें से आंसर ढूंढने के लिए, उसके आगे पीछे मत जाओ। एंड इफ़ इट इज़ अ जनरल, नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो पैराग्राफ के क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ही फ्रेम होते हैं। तो क्वेश्चंस पहले पढ़ो, उसके बाद दोबारा अब जो आप रीड करोगे ना बच्चे, वो रीडिंग आपकी थरो रीडिंग होगी, वो रीडिंग आपकी थरो रीडिंग होगी। एंड देन फिर आप क्वेश्चंस को करो जो आपको आसान क्वेश्चंस लगते हैं, लाइक यू हैव 8 क्वेश्चंस। तो जो आपको आसान क्वेश्चंस लगते हैं जिनका आपको बिल्कुल आंसर डायरेक्टली मिल रहा है उसको मेंशन करो। एंड डू नॉट लीव इट ABC लिखकर, प्लीज़ राइट द कंप्लीट आंसर। एंड दूसरा जो आपके 2 मार्कर क्वेश्चन है उसको आप मतलब कि करो, अगर फिर वो भी आपके डायरेक्ट होते हैं। नाउ देयर माइट बी अ क्वेश्चन जहां आपको लग रहा होगा तो उसके लिए इफ़ इट इज़ अ 2 मार्कर क्वेश्चन तो 2-3 लाइन छोड़ दो, एंड अगर इफ़ इट इज़ एन ऑप्शन क्वेश्चन तो 1 लाइन छोड़ दो, एंड बाकी जितने क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट कर लो। देन कम टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको अटक रहा है और उसको ढूंढिए, उससे आपका बाकी पेपर नहीं छूटेगा। बिकॉज हेयर इन school exams we don't have a negative marking, but in the entrances we have a negative, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। then come to the second passage, use the same technique, पहले एक बार go through करो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद दोबारा से अच्छे से पैसेज को पढ़ो, एंड जहाँ आपका पैसेज से आंसर बताना उसको देखो। समटाइम्स यू माइट बी हैविंग 4 ऑप्शंस, आपके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको लग रहा होगा सारे अच्छे हैं। कई बार आपका 1 and 3, 1 and 2 लिखा होता है, हर एक को कॉम्प्रीहेंड करो। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा थोड़ा टाइम लगता है,
उसको कॉम्प्रिहेंड करो कि वो क्या कहना चाहता है, व्हाट डज इट वांट टू टेल। एंड देन ये जो वर्ड्स होते हैं ऊपर, इट डज नॉट, इट डू नॉट, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ इनकरेक्ट, इन पर ध्यान दो। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो ऊपर लिखते हैं और उसका जो सेम मीनिंग होता है उसको लिख देते हैं। नाउ कम्स देयर माइट बी अ क्वेश्चन देयर वेयर यू हैव टू फाइंड द वोकैबुलरी, मीनिंग देखना है आपको, यू हैव टू फाइंड द एंटोनिम्स, ऑपोजिट देखना है, तब क्या करें? मैम वी आर नॉट अ डिक्शनरी, मैम वी आर नॉट अ डिक्शनरी, हाउ कैन वी फाइंड द मीनिंग? कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू फाइंड अ मीनिंग you don't need a dictionary, you need a reading, you need a reading। कैसे? अब आपको पता है कि वो जो वर्ड है वो दिया हुआ है, आपको उसको मतलब आपको उसे उस लाइन को, मतलब अगर आपके पास लाइन दी है तो पहले आप उसे हिंदी में कॉम्प्रिहेंड करके कोशिश करो वो क्या बताना चाहता है। समटाइम्स देयर माइट बी वर्ड लाइक डिस, डी, ये सारे आपके ऑपोजिट्स होते हैं। एन, ए, जो ये प्रीफिक्सेस लगे होते हैं ये ऑपोजिट्स होते हैं। इवन इन योर CUET में भी ऐसे क्वेश्चंस आपके जो भी आपके एंट्रेंस इनमें होते हैं। एंड इसी तरीके से हम रूट वर्ड्स के थ्रू ही बच्चों को वोकैबुलरी करवाते हैं। एंड आई यूज़ टू टेक दिस क्लास फॉर BBA एंट्रेंसेस। मैं बताती थी बच्चों को कि आपके रूट वर्ड्स होते हैं, लाइक कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं जो आपके प्रीफिक्सेस होते हैं एंड कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे सफिक्सेस होते हैं। तो जो प्रीफिक्सेस होते हैं जैसे री, दोबारा डी निकाल देना, एन, एनोरोबिक। देन सफिक्सेस होते हैं ly, नेस। तो आप उन पर ध्यान करो, उस वर्ड के आगे और पीछे क्या लिख रहे हैं उसको 2 बार समझने की कोशिश करो, आपको पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ आएगा। वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा होगा, मे बी द वर्ड इज़ डिफ़िकल्ट, बट आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ आ जाएगा कि ये सेंटेंस जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है, तो यू कैन ईजिली फाइंड दैट वर्ड। एंड डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ वन डे या फिर आपका ओवरनाइट में आप नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली विथ प्रैक्टिस ओनली यू हैव टू डू। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके आ जाता है तो यू हैव टू। नाउ इन द लिटरेचर सेक्शन ऑल्सो देर इज़ वन प्रॉब्लम, मतलब कई बार दिस प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड कि देर आर सम क्वेश्चंस विच मे बी हैविंग वन वर्ड दैट माइट बी आंसर माइट बी ओनली वन सेंटेंस। एंड एक और चीज़ जो बच्चों को लिखना नहीं आता है आंसर, वो भी दो चीज़ें मैं और बता रही हूँ। अगर आपका वन सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल हु वॉज चार्ली, ठीक है। अब चार्ली कौन था? चार्ली 31 ईयर्स का इंसान था। अब ये 1 मार्क का वन लाइन में आंसर है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देन यू मे नॉट बी गेट द मार्क्स। या तो आपको क्या करना है, उसे थोड़ा आगे और थोड़े पीछे को लिख लेना साथ में।
यू हैव टू एलॉबरेट इट इन दिस वे, मतलब थोड़ा सा उसको आपने, इट इज़ नॉट दैट कि यू हैव टू राइट द स्टोरी, बट यू हैव टू जस्ट, अगर 1 लाइन में आंसर है तो 1 लाइन में आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि थोड़ा सा उसको आप एलॉबरेट कर दो विथ 1 और 2 लाइन्स में आप उसको डाल सकते हो. अब मैनी टाइम्स आई नोटिस कि द वर्ड्स व्हेन ऐसे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो व्हाट इफेक्ट डिड हेमर्स वर्ड हैव ऑन फ्रांस, हेमर्स वर्ड डिड इफेक्ट ऑन फ्रांस करके बच्चे आंसर्स लिखते हैं. नो. अगर आपके ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जो व्हाट से स्टार्ट है, हाउ से स्टार्ट है, तो यू हैव टू आंसर फ्रॉम व्हाट द आंसर इज. That is, यहाँ पे you can use it when France said, sorry, when Hemal said, I'm so sorry, have on France, when he said, तो आपको यहाँ पर लिखना है when Hemal said that language is the key to our imprisonment, France realized his mistake. जो ऐसे आंसर्स आपके होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखती हूँ बच्चे स्टार्ट करते हैं उसका नाम क्या, फ्रांस हैड इफेक्ट व्हेन हेमल सेड, ऐसे करके उल्टा स्टार्ट करते हैं. उल्टा नहीं स्टार्ट करना. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर द आंसर इज व्हेन ही सेड. तो फ्रांस फेल्ट, France realized his mistake. He understood that he had ignored his studies. He repented for his behavior towards his studies and towards Mr. N. Hemal. ऐसे आंसर्स लिखने होते हैं. मतलब एनी आंसर विच इज हैविंग, जिसमें वॉट, हाउ, वाई है तो बिकॉज से स्टार्ट होगा. लाइक why were the people sitting in the class on the last day, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा. the people were sitting in the classroom because they had come to pay their tribute to M. Hemal and also their realization of ignoring their language. अगर ऐसा क्वेश्चन है तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है हाउ डिड, जैसे फॉर एग्जाम्पल या तो आपको इसका आंसर जो हाउ वाला है सीधे क्वेश्चंस के आंसर स्टार्ट करने हैं कि आफ्टर मीटिंग लैम या आफ्टर अ शॉर्ट मीटिंग विथ लैम डेरी developed confidence in himself. Earlier he was pessimistic, but now he understood his own worth. उसको अपनी वर्थ समझ आ गई. या तो आप ऐसा लिखोगे, आप ऐसा नहीं लिखोगे डेरी, उसका नाम क्या है, लैम चेंज द परसेप्शन ऑफ डेरी, दैट डेरी, ऐसे नहीं लिखोगे.
ईदर यू हैव टू स्टार्ट विद द डायरेक्ट आंसर, या फिर आप Derry completely changed his perceptions after meeting Lamb. तो जो आंसर को लिखने का जो तरीका होता है ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वाइल यू आर गिविंग योर आंसर्स, एज आई हैव ऑलरेडी टेकन फॉर 5 मार्कर कि आपके पास कैसा क्वेश्चन है. सिमिलरली 2 मार्कर में भी व्हेन द क्वेश्चंस आर देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेदर इफ इट इज एन वाई क्वेश्चन तो बिकॉज होगा. तो जहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, लाइक वाई वर द पीपल, वाई वॉज डेरी मतलब कि हैविंग अ हेट्रेड टूवर्ड्स, तो डेरी हैड अ हेट्रेड टूवर्ड्स पीपल बिकॉज everyone taunted him for his disfigurement. फिर उसको आपने एक्सप्लेन करना है. तो पहले आप आंसर को ऐसे लिखोगे फिर, लेकिन अगर क्वेश्चन है व्हाट, हाउ, तो देन व्हेन डिड, तो आपको पहले जहाँ से आपको लग रहा है कि क्वेश्चन एक्चुअल स्टार्ट हो रहा है, जैसे व्हाट इफेक्ट डिड हेमल्स वर्ड हैव ऑन फ्रांस व्हेन ही सेड, तो हमें ये नहीं लिखना द इफेक्ट एम है, उसका नाम क्या, फ्रांस हैड, वॉस, वो सही नहीं लगता. यहाँ से स्टार्ट करो. व्हेन हेमल सेड लैंग्वेज इज अ की टू आवर इम्प्रिजमेंट, उसका नाम क्या, फ्रांस रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, या फ्रांस रियलाइज्ड हिज मिस्टेक व्हेन हेमल स्पोक दीज वर्ड्स. तो आपको ऐसे उस कैरेक्टर या वो जो है वहाँ से आंसर को लिखना है. सो वंस यू आर थरो विथ ऑल दीज राइटिंग स्किल्स, इसको हम स्किल्स बोलते हैं, how to exactly present. And when you are using your answers, be sure whether if you are writing your answers, normally हम लोग question what effect did है तो ये past tense में है और already story हो चुकी है तो हम past tense में ही answer देते हैं. But if your answer has been started in present tense, then do maintain the same tense. तो छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान रखना है. नोटिस एंड इन्विटेशन में वाइल मेकिंग द बॉक्सेस डू मेक इट विथ योर स्केल, प्रॉपरली बनाओ. एंड कटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि नोटिस एंड इन्विटेशन प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं तो उनमें कटिंग्स नहीं होती. और अगर आपको कट करना पड़ रहा है बिकॉज देयर वॉज अ मिस्टेक, तो जस्ट गिव अ सिंगल कट, नॉट दैट ये जो गुचड़ मुचड़ नहीं करना, जस्ट अ सिंगल कट. तो मेंटेन ऑल दीज टेक्निक्स और आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड यू वुड बी एबल टू स्कोर 100%.